हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट इन गोल। फ्रेंड्स, आज की क्लास में मेमोरी पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जो कंप्यूटर में मेमोरी होती है वो डेटा को स्टोर करने के लिए और इसके साथ साथ में डेटा को प्रोसेस जब करते हैं तो सबसे पहले जो डेटा होता है वो मेमोरी में ही रखा जाता है और वो जो मेमोरी होती है उसको हम मेन मेमोरी कहते हैं। सीधी सीधी बात यह है कि डेटा को स्टोर करने के साथ साथ में डेटा को प्रोसेस करने के लिए जो मेमोरी यूज होंगी वो थोड़ा सा दो तरह की डिफरेंट डिफरेंट होंगी। कैसी? जब भी हम डेटा को प्रोसेस कर रहे होते हैं तो वहाँ पर जिस मेमोरी में डेटा रखा जाता है उसको हम मेन मेमोरी कहते हैं। मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी। लेकिन अगर डेटा को हम लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके रखना चाहते हैं तो वहाँ पर मेनली हम सेकेंडरी स्टोरेज का यूज करते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज जो होते हैं जैसे कि हमारी हार्ड डिस्क है, डीवीडी है, सीडी है, पेन ड्राइव्स हैं, ये सारी जो है ये सेकेंडरी स्टोरेज है क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म के लिए हम डेटा स्टोर करके रखते हैं। लेकिन जो प्राइमरी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी में मुख्यतः जो हमारा यहाँ पर रैम है, कैश है और रोम है, ये आते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी भी जो है वो दो तरह की होती है। एक ऐसी मेमोरी होती है जिसे हम वोलेटाइल कहते हैं और दूसरी मेमोरी वो होती है जिसे हम नॉन वोलेटाइल कहते हैं। यहाँ पर देखिए, जो वोलेटाइल है तो वोलेटाइल को हम कहते हैं कि ये टेम्परेरी मेमोरी है। टेम्परेरी इस केस में ऐसे कहते हैं कि जैसे देखिए, मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं कि एमएस ऑफिस में काम कर रहे हैं। आपने एक एमएस वर्ड में एक फाइल आपने तैयार की, यहाँ पे आपने कुछ डेटा इसमें लिखा, लेकिन उसी दौरान आपने इसको सेव नहीं किया था और लाइट चली गई। अगर कंप्यूटर लाइट से डिस्कनेक्ट होता है तो ये जो आपने यहाँ पर फाइल बनाई थी ये क्या होगा कि डेटा जो है इस फाइल का, ये जो फाइल है वो डिलीट हो जाएगी ऑटोमेटिकली अगर लाइट बीच में चली जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि डेटा को हमें सेव करना पड़ेगा। यदि हम डेटा को सेव नहीं करते हैं और उससे डेटा चला जाता है तो ऐसी जो स्थिति होगी जिस मेमोरी की उसे हम कहेंगे टेम्परेरी मेमोरी या फिर वोलेटाइल मेमोरी। तो टेम्परेरी मेमोरी या वोलेटाइल जो मेमोरी हैं इनमें से जो आती हैं वो है एक रैम और दूसरी है यहाँ पे कैश। वहीं पर देखिए, अगर हम यहाँ देखें कि जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल इसको अगर हम हिंदी में कहेंगे तो कहेंगे गैर वाष्पशील। मतलब कि लाइट यदि डिस्कनेक्ट भी हो जाती है तो जो फाइल में डेटा है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, फाइल का जो डेटा है वो डिलीट नहीं होगा। तो इसे हम कहेंगे कि ये नॉन वोलेटाइल है। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारी वोलेटाइल मेमोरी है जिसमें से हम रैम और कैश को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जो रैम होती है अपनी, तो रैम का पूरा नाम क्या है? रैम, RAM। ये होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब अगर वैसे देखें इसको, रैंडम एक्सेस का क्या मतलब होता है? रैंडम का मतलब होता है जैसे आपके पास में बहुत सारी चीज़ें रखी हैं इस तरह से, ये आप कोई इनमें से एक चीज़ पिकअप करना चाहते हैं, रैंडमली पिकअप करना चाहते हैं, तो आप इनमें से कोई भी चीज़ को क्या कर सकते हैं? पिकअप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आप क्रम से इसको यहाँ पर लें। कोई भी मेमोरी का डेटा जो चाहें आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। यही होता है रैंडम का मतलब। तो जो अपनी रैंडम एक्सेस मेमोरी है यानी कि रैम है, ये रैम भी जो है ये दो तरह की होती है। अब ये जो दो तरह हैं तो इनमें से पहला इसका टाइप होता है फ्रेंड्स स्टैटिक रैम और दूसरा होता है इसका डायनामिक रैम। यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो स्टैटिक रैम है और डायनामिक रैम है तो ये इनमें से क्या अंतर होता है? तो देखिए, जो डायनामिक रैम होती है तो मेमोरी दरअसल क्या है कि जब मेमोरी का एलोकेशन होता है किसी भी डेटा के लिए, तो मेमोरी जैसे ये है मान लीजिए, तो यहाँ पर कई स्लॉट बने होते हैं, रैम में कई स्लॉट बने होते हैं। तो इन स्लॉट में ही डेटा को रखा जाता है और हालांकि इसके लिए ये जो स्लॉट बने होते हैं इनका अपना एक एड्रेस भी होता है, मेमोरी एड्रेस भी होता है। तो जैसे कि मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 और 7, मान लीजिए कि 7 ब्लॉक थे इसमें से जो अपनी मेन मेमोरी है, रैम है, यहाँ पर डेटा रखा गया। इसके बाद मान लीजिए कि इसमें जो चौथे जो कॉलम का डेटा है इसको यूज कर लिया गया और इसको या तो स्टोर कर लिया गया या मान लीजिए आउटपुट के माध्यम से इसका रिजल्ट ले लिया गया। अब यहाँ पर ये जो है कॉलम, फोर्थ कॉलम, ये खाली हो गया है। लेकिन क्या ऐसी स्थिति में यहाँ पर डेटा स्टोर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? बस यही जो अंतर है ये हमें डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम को यहाँ पर अंतर बताता है।
यदि ये डायनेमिक रैम है, तो डायनेमिक रैम है तो क्या होगा कि ये जो 4 नंबर का ये कॉलम खाली हुआ है, तो यहाँ पर ये 5th 6 और इस तरह से डेटा जो है यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा और एक जो कॉलम यहाँ पे लास्ट वाला ये है, इसको खाली कर लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए जब डेटा मेमोरी में मान लीजिए ये एलोकेशन था, तो जब डेटा का स्टोरेज होता है तो ये क्रम से होगा, यानी कि पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में, चौथे कॉलम में। लेकिन अगर बीच का कॉलम खाली हो जाता है तो डेटा क्या हो जाएगा कि शिफ्ट हो जाएगा, इसको डायनामिकली शिफ्ट कर दिया जाएगा और लास्ट का कॉलम खाली हो जाएगा और इस कॉलम में फिर डेटा को रखा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति वाली रैम को हम कहेंगे डायनामिक रैम। लेकिन अगर स्टैटिक रैम है तो देखिए क्या होगा, मान लीजिए कि यहाँ पर सारे ब्लॉक में अभी डेटा रखा है, लेकिन बीच का ब्लॉक यदि यहाँ पर डेटा खाली भी हो जाता है, तो जब तक ये पूरा का पूरा एक बंच इसका जब खाली नहीं होगा, तब तक ये जो है ये स्थान रिलीज नहीं करेगी। ऐसी स्थिति को हम कहते हैं स्टैटिक रैम। तो रैम दो तरह की, डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम, ये दो तरह की रैम होती हैं। अगली यहाँ पे देखिए वोलेटाइल मेमोरी में से एक मेमोरी अपनी होती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी को हमने पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो देखिए जो कैश मेमोरी होती है वो सामान्यतः जो अपना रैम है वो और सीपीयू के मध्य में मुख्यतः काम करती है। कैसे? मान लीजिए ये है आपका सीपीयू। सीपीयू आप जान ही रहे हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसमें से क्या है कि मान लीजिए ये यहाँ पे रैम है और यहाँ पर ये है हार्ड डिस्क या फिर सेकेंडरी स्टोरेज है। तो रैम जो है, रैम और ये जो सीपीयू है, इसके बीच में यहाँ पर कैश मेमोरी होगी। अब ये कैश मेमोरी जो है ये काम क्या करती है कि कोई भी डेटा ऐसा जिसको सीपीयू को बार बार यूज करना है, जिसको सीपीयू को बार बार यूज करना है, तो उस डेटा को कैश में रखा जाएगा। और ऐसा डेटा जिसको बहुत ही फ्रिक्वेंटली हमें चाहिए, यानी कि सिस्टम को चाहिए इसको, तो भी उस डेटा को हम क्या करेंगे कि कैश में रखेंगे, ताकि हमें यहाँ से डेटा लेने इसमें ना जाना पड़े, रैम में ना जाना पड़े। इसी को हम बोलते हैं फ्रेंड्स एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम क्या होता है कि जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर को किसी भी डेटा को फेच करने में, मतलब फेच करने, वहाँ पर डेटा के लोकेशन में जाने पे और उसको डेटा को लेने पे जितना टाइम लगता है, उसे हम यहाँ पर कह रहे हैं कि एक्सेस टाइम। तो एक्सेस टाइम जो है वो, इसका जो कैश मेमोरी का एक्सेस टाइम है वो बहुत कम होता है अपेक्षाकृत किसके, रैम के। और रैम से भी ज़्यादा एक्सेस टाइम किसका होता है यहाँ पर, सेकेंडरी स्टोरेज का। तो अगर कभी ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित मेमोरियों में से किसका एक्सेस टाइम सबसे कम होगा, और वहाँ पे कैश, रैम और हार्ड डिस्क, फ्लॉपी ड्राइव, इस तरह के ऑप्शन दिए हों, तो वहाँ पर हमारा जो कैश ऑप्शन है ये सही होगा। क्योंकि कैश का जो एक्सेस टाइम मतलब डेटा को एक्सेस करने का जो टाइम है वो यहाँ पर क्या होगा कि कम होगा। तो जो देखिए जो कैश मेमोरी है, कैश मेमोरी फिर क्या कर रही होगी, कैश मेमोरी क्या करती है कि जो प्रोसेसर की स्पीड है उसको इंक्रीज करती है। क्योंकि प्रोसेसर क्या है कि बहुत तेज़ी से गणना कर रहा होता है और उसको यदि डेटा नहीं मिलेगा तो उस डेटा के लिए वो उसको रैम के पास जाना पड़ेगा या हार्ड डिस्क के पास जाना पड़ेगा डेटा लेने। लेकिन अगर कैश में ही डेटा रखा है तो प्रोसेस जो है वो तेज़ी से यहाँ पर एग्जीक्यूट होगी। तो कैश मेमोरी प्रोसेसिंग को, स्पीड को बढ़ाने में यहाँ पर बहुत मदद करती है। अब देखिए यहाँ पर ये डायग्राम भी दिखाया गया है, तो डायग्राम में यही बताया गया है कि भाई कोई भी जो स्पीड है वो इसके माध्यम से, कैश के माध्यम से बढ़ जाएगी। क्योंकि कैश इस तरह से मैनेज है कि देखिए ये सीपीयू है, यहाँ पर अपनी कैश मेमोरी है और ये प्राइमरी, और यहाँ पर ये सेकेंडरी मेमोरी या फिर हार्ड डिस्क वगैरह यहाँ पर जो भी है वो लगी होगी। तो ये जो प्रक्रम है, इस तरह से प्रोसेस जो है यहाँ पर होती है। देखिए यहाँ पर अब कुछ तथ्यात्मक जानकारियाँ थी, यहाँ पर इनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि देखिए कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी स्मृति का अन्य नाम क्या है। तो देखिए मेन मेमोरी, मुख्य मेमोरी मतलब मेन मेमोरी। तो जब भी आप इसके पीवाईक्यू सॉल्व करें या फिर एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन हल कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखें कि थोड़ा सा इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो ज़रूर पढ़ें कंप्यूटर में, क्योंकि वो ज़रूरी हो जाता है। तो कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी यानी जो मुख्य मेमोरी है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, है ना। तो प्राइमरी मेमोरी या फिर अपनी मेन मेमोरी यही है। वह मेमोरी जिसका एक्सेस टाइम सबसे निम्न होगा, देखिए है ना, एक्सेस टाइम सबसे निम्न होगा किसका, कैश का निम्न होगा। क्योंकि कैश मेमोरी हम जान रहे हैं कि ये जो अपनी रैम है और जो सीपीयू है, इन दोनों के बीच में एक प्रकार से ब्रिज का काम कर रही होती है। हार्ड डिस्क के आंतरिक ट्रैक का घनत्व सबसे बाहरी ट्रैक के घनत्व से अधिक होता है। ये क्या चीज़ है, देखिए हमारी जो हार्ड डिस्क होती है, तो हार्ड डिस्क ट्रैक और सेक्टर में बटी होती है।
तो क्या है कि जैसे ये बाहर का जो इसका सरफेस है ये इस प्रकार से ट्रैक में बटी होती है पूरी ये। अब देखिए जो इसमें से डेटा है तो डेटा जितना बाहर के इसमें ट्रैक में स्टोर किया जाएगा उतना ही डेटा इस अंदर के ट्रैक में भी एक में स्टोर होता है। तो देखिए बाहर का जो ये सरफेस एरिया है इसका ये क्या है, ये बड़ा है, और अंदर का जो सरफेस एरिया है इसका ये क्या है, छोटा है। तो बाहर घनत्व ज़्यादा होगा कि अंदर, डेफिनेटली अंदर घनत्व जो है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि बाहर हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, फैला के रख सकते हैं, लेकिन अंदर चूंकि इसका एरिया छोटा है तो हमें बहुत ही घनी घनी जानकारी यहाँ पर रखनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से जो सबसे बाहर का जो इसका ट्रैक होता है अंदर वाले ट्रैक की अपेक्षा कम घना है और अंदर वाला ट्रैक ज़्यादा घना होता है। फाइलों और फोल्डर्स को कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में किस संरचना में रखा जाता है? तो देखिए जो कंप्यूटर की जो संरचना होती है फाइल स्टोर करने की वो होती है ट्री फॉर्मेट में। ट्री फॉर्मेट ऐसा होता है कि देखिए ये इसकी जैसे हो गई मुख्य डायरेक्टरी यानी कि मेन डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब यहाँ फोल्डर से ही है। फिर इसके बाद देखिए इसकी सब डायरेक्टरीज होती हैं कई, जैसे इसकी सब डायरेक्टरी हो गए। फिर इन सब डायरेक्टरीज के अंदर भी सब डायरेक्टरी हो सकती हैं और यहाँ पर फाइलें हो सकती हैं, ठीक है। सब डायरेक्टरी, फाइलें, सब डायरेक्टरी, फाइलें, सब डायरेक्टरी और फाइलें। तो ये इस प्रकार से एक क्या है कि एक ट्री फॉर्मेट बन जाता है। इसको आप दूसरी तरह ये भी समझ सकते हैं कि देखिए जैसे मान लीजिए कि आपको फॉरेन से कोई लेटर आपके विलेज में या आपके कस्बे में भेजना है, तो क्या होगा, सबसे पहले ये देखा जाएगा भाई कौन सी कंट्री है, इंडिया। फिर इंडिया में पहुंचने के बाद इसको देखा जाएगा कि भाई किन राज्यों का है, तो ये देखिए अपने जो 28 राज्य हैं इनमें से देखा जाएगा। तो देखिए क्या हुआ कि यहाँ पर ये मेन डायरेक्टरी, फिर इसकी नीचे सब डायरेक्टरी, इसके बाद में फिर राज्यों में से देखा जाएगा कि प्रत्येक राज्य में चूंकि डिस्ट्रिक्ट है तो किस डिस्ट्रिक्ट का है। फिर इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट में देखा जाएगा किस टाउन का है, किस कस्बे का है, किस विलेज का है। तो देखिए ये कैसा एक फॉर्मेट है, एक ये ट्री फॉर्मेट है। इसी प्रकार से हमारा जो कंप्यूटर काम करता है, तो जो हमारा फोल्डर या फाइलें स्टोर करता है किसमें, ट्री फॉर्मेट में ये स्टोर करता है। और जब सर्च करना होता है हमें कोई भी फाइल, तो सबसे पहले वो रूट डायरेक्टरी को देखता है, यानी मेन डायरेक्टरी को देखता है, इसके बाद उसकी सब डायरेक्टरी, फिर सब डायरेक्टरी, फिर सब डायरेक्टरी, और इसके बाद जहाँ भी फाइल होती है उसको वो एक्सेस कर लेता है। यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि कंपैक्ट डिस्क यानी जो सीडी है इसका आकार कैसा होता है, इसका आकार गोल होता है। तो सीडी जो है आप जान ही रहे हैं कि गोलाकार होती है, और इसमें से लेज़र तकनीक का यूज़ किया जाता है डेटा को इसमें से, चाहे हमें बर्न करना हो। बर्न करने का मतलब ये होता है कि जब भी हम सीडी में कोई डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो उस प्रक्रिया को कहते हैं हम सीडी का बर्न करना। तो सीडी का बर्न करना यानी सीडी को राइट करना उसमें, और या फिर डेटा को जब हम उससे ले भी रहे होते हैं तब भी वहाँ पर हम लेज़र का जो है यूज़ यहाँ पर करते हैं। सीपीयू व मेमोरी कंप्यूटर में किस स्थान पर स्थित होती हैं? तो देखिए मदरबोर्ड क्या होता है, अगर सीपीयू को आप अंदर से खोलें देखें तो यहाँ पर एक बड़ा सा ये चिप टाइप का ये स्लॉट लगा होगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें स्टोर होती हैं। तो यहीं पर जो मदरबोर्ड में ही जो हमारा ये सीपीयू है और मेमोरी है यहीं पर रखी होती हैं। सीपीयू के एएलयू में क्या होता है, देखिए एएलयू क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो कि हमारे सीपीयू का ही भाग है, ये दरअसल होते हैं रजिस्टर्स। और हमने बात ये भी की थी कि भाई जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है ये अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, यानी प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, और इसके साथ साथ में लॉजिक के लिए, लॉजिक मतलब लॉजिक टाइप का अगर कोई काम करना है तब भी ये एएलयू वहाँ पर यूज होता है। इसको हमने पहले भी कई बार अच्छे से पढ़ा भी है। देखिए और सीपीयू को तेज गति प्रदान करने के लिए देखिए किसका उपयोग करेंगे, कैश मेमोरी का। तो कैश मेमोरी डेटा को बहुत ही स्पीड से सीपीयू को मतलब देती है और वो स्पीड से अपना गति से काम कर सकता है। यहाँ पर देखिए ये फ्लॉपी की एक साइज लिखी है कि भाई 3.5 इंच की ये एक फ्लॉपी है। तो ये क्या है, एक सेकेंडरी स्टोरेज है, मतलब कि ये डेटा को स्टोर करने के लिए यहाँ पर यूज होती है। तो ये कुछ जानकारी थी। अब इसके बाद देखिए प्राइमरी मेमोरी में से अब दूसरी यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई दो तरह की मेमोरी प्राइमरी मेमोरियों में थी। कैसी, एक तो थी वोलेटाइल, एक थी नॉन वोलेटाइल। तो वोलेटाइल में हमने देखा कि भाई जो रैम है वो कैसी काम करती है, और इसके साथ साथ में जो कैश है वो कैसे काम करती है। दूसरी इसी में हमने देखा कि नॉन वोलेटाइल भी होती है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है फ्रेंड्स जो कि डेटा को स्टोर करके रखती है लंबे समय तक, और डेटा उससे डिलीट नहीं होता है लाइट के जाने पर भी। तो ऐसी मेमोरी जो होगी वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होगी।
और इसमें से देखिए कई मेमोरी आएँगी कि इसमें आएगी रोम, फिर पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। तो ये जो हैं इसी में से आएँगी। तो इसको हम अगले वाले वीडियो में देखते हैं। तो क्रमशः इसको पढ़ते रहिए और आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। बाकी चीज़ें भी इसमें से देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।